हिमाचल प्रदेश में 4 लोकसभा सीटें हैं और ऐसे में हॉट सीट की अगर मैं बात करूं तो हमीरपुर सीट इस चुनावी क्षेत्र में सबसे हॉट सीट मानी जाती है। एक तरफ इंडिया टीम वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो चुकी है, टीम का स्क्वाड जो है वो अनाउंस हो चुका है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो हिमाचल प्रदेश की इस हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी एक चुनावी जो है वर्ल्ड कप के तौर पर इसे देखा जा रहा है और पिच तैयार है। पिच में इस वक्त आज खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के उम्मीदवार सतपाल रायजादा जी। सर, सबसे पहले तो जी मीडिया में स्वागत है। धन्यवाद। आप पुराने खिलाड़ी भी हैं और आपके सामने जो प्रतिद्वंदी हैं भाजपा से अनुराग ठाकुर, वो भी क्रिकेटर हैं, तो ऐसे में किस तरीके से देखते हैं कि जो एक तरफ इंडिया टीम वर्ल्ड कप के लिए जा रही है, दूसरी तरफ आपके लिए भी ये मैच वर्ल्ड कप जैसा ही है? बिल्कुल, जब भी कोई भी चाहे वो मैच की बात हो, चाहे वो राजनीतिक तौर पे आपको चुनाव में जाना होता है, वो एक मैच की तरह ही होता है। क्योंकि आप देखिए सभी खिलाड़ी जब काम करते हैं अच्छा, तभी वो टीम जीत पाती है। वही उसी तरीके से राजनीति में भी होता है। कैप्टन चाहे जो मर्जी हो, जब तक 11 के 11 खिलाड़ी काम ना करें अच्छे तरीके से, तब तक वो टीम नहीं जीत पाती। सो बात तो एक ही है उसी तरीके से। तो इस बार हमीरपुर संसदीय सीट से जो है कांग्रेस ने आपको टीम का कैप्टन बनाया है। 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। किस तरीके से जनता के बीच सतपाल रायजादा पहुंच रहे हैं? क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार के चुनाव में? क्योंकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो भाजपा से जो कैंडिडेट हैं काफ़ी दिग्गज माने जाते हैं, 4 बार से हमीरपुर में लगातार जीतते आ रहे हैं, तो कैसे रोकेंगे विजय रथ? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो 4 दफ़ा जीते हैं और दिग्गज खिलाड़ी हैं राजनीति के, और केंद्र में भी वो मंत्री हैं, 9 रत्नों में एक रत्न है वहाँ के। पर लेकिन मेरा ये मानना है कि जब वो पहली दफ़ा जीते तो उनको जो फ़ायदा मिला वो उनके पिताजी के मुख्यमंत्री होने का फ़ायदा मिला, और उसके बाद वो बीसीसीआई में भी उस ओहदे पे पहुँचे पिताजी के कारण, और फिर उसका भी फ़ायदा मिला उनको। और इसके बाद नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और उसके बाद जो लास्ट टाइम जो उनका इलेक्शन हुआ उसमें एक मोदी लहर जो चली, जो मोदी जी का नाम बिका, उसमें वो जीते। पर मेरा ये मानना है कि वो जीते ज़रूर, लेकिन वो एक ऐसे कैप्टन थे जिनका अपना कोई काम नहीं रहा उसमें। वो उन व्यक्तियों के कारण जीते। वो आरएसएस की टीम हो, चाहे वो काम नरेंद्र मोदी जी का रहा हो, चाहे वो काम इनके वर्कर्स का रहा, उस कारण ज़रूर वो जीते हैं। वो आप खुद कैप्टन साहब कुछ नहीं कर पाए। आप देखिए कि ना तो वो बीसीसीआई में जब चेयरपर्सन रहे, हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों को, जो हिमाचल प्रदेश के बच्चे हैं, उनको इंसाफ नहीं दे पाए, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। और आप देखिए कि जब भी हिमाचल की टीम चुनी जाती थी तो वो टीम जो थी उसमें 8-10 खिलाड़ी जो थे वो हमेशा पंजाब से या हरियाणा से उन व्यक्तियों के होते थे जो राजनेताओं के बच्चे होते थे, या उनको जो भी फ़ायदा देते थे उन लोगों के होते थे। लेकिन हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे थे उनके साथ उन्होंने अन्याय किया। उनको ना तो हिमाचल की टीम में बच्चों को स्थान मिला, और ना ही वो जो है इसको और भी बड़े लेवल पे, चाहे आप ग्राउंड्स देख लीजिए, हमीरपुर संसदीय के क्षेत्र में ना उस लेवल पे कोई ग्राउंड बना पाए हैं जब वो खेल मंत्री भी रहे। तो मेरा ये बोलना है कि चाहे ओलंपिक्स की वो महिलाएं इनको वोट देती थी, ओलंपिक्स की जो महिलाएं जो धरने पे बैठी थी अपने इंसाफ मांगने के लिए, उनके साथ पुलिस ने जिस बर्बरता के साथ उनको बालों से घसीटते हुए बाहर फेंका, तो एज ए खेल मंत्री वो रहे और उसके ऊपर भी उन्होंने कोई टिक्का टिप्पणी नहीं की। और इसके साथ मैं ये बोलना चाहूँगा, पिछले दौरान अभी आपदा आई, तो आपदा जब आई तो तकरीबन 11,000 करोड़ के आसपास जो नुकसान हिमाचल प्रदेश का हुआ, उस नुकसान का जायज़ा जो केंद्र की टीम आई थी और हिमाचल की टीम ने बैठकर लिया कि 11,000 करोड़ रुपए का मुआवजा जो है वो बनता था, वो भी नहीं ये दिलवा पाए।
जबकि इनको तो चाहिए था कि ये हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा घोषित करवाकर एक्स्ट्रा जो पैसा दिलवा सकते थे, क्योंकि केंद्र में तो 9 रत्नों में एक रत्न थे। अगर वो इतने ऊंचे पद पे रह के हिमाचल के खिलाड़ियों के साथ इंसाफ ना कर पाए और हिमाचल प्रदेश के लोगों को आपदा की राशि ना दिलवा पाए, तो मेरा ये मानना है कि एज ए राजनीतिक खिलाड़ी के रूप में वो असफल रहे। हाँ, टीम के कारण वो जीतते जरूर रहे। लगातार जो है चुनाव में प्रचार प्रसार जारी है। लगातार बीजेपी के बड़े नेता मंच से जो हैं वो ये कहते नज़र आ रहे हैं कि कांग्रेस का खेमा जो है वो परेशान है, हार से परेशान है, इसीलिए कैंडिडेट नहीं मिल पा रहा है। फिर सतपाल रायज़ादा कैसे तैयार हुए? मैं आपको ये बताना चाहूँगा, प्रदेश की राजनीति में जो उथल पुथल हुई उसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो साधने की ज़रूरत थी। और उसमें आप देखिए विक्रमादित्य जी को चुनाव लड़ाया गया और उसके साथ देखिए आप सुल्तानपुर जी को चुनाव लड़ाया गया। अब आप सभी के सभी जो यहाँ के बड़े नेता थे उनको चुनाव नहीं लड़ा सकते थे। और तीसरी बात मैं ये बोलूँगा कि आपको यहाँ की राजनीति को भी साधना था और आपको दिल्ली में भी लोगों को भेजना था, जो आपकी 4 संसदीय क्षेत्र की सीटें। आप देखिए नंद शर्मा जी को पहले बाली जी का नाम आ रहा था, फिर नंद शर्मा जी को आपको हमें कांगड़ा भेजना पड़ा। मेरा ये मानना है जो संसदीय चुनाव का जो इलेक्शंस होते हैं उसमें कैंडिडेट का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल नहीं होता है। ठीक है, एक नाम होता है, लेकिन जो वर्कर्स होते हैं वो चुनाव लड़ते हैं, जो पार्टी होती है वो चुनाव लड़ते हैं, जो चेहरे होते हैं जैसे मोदी जी के चेहरे के साथ से जीतते आए हैं। तो हमारे पास क्या मुकेश अग्निहोत्री है, हमारे पास सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी है। अगर चेहरे की बात हो तो इनके पास अपना क्या था? जब फर्स्ट टाइम ये चुनाव जीते तो इनके पास कोई नाम नहीं था, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम से ये जीते। लेकिन उसके बाद का काम तो फिर जो संसद बन के जाता है उसका रहता है। तभी मैं बार बार बोल रहा हूँ वो बड़ा नाम इसलिए बने क्योंकि लोगों ने उनको बार बार चुनाव जिता कर भेजा है, जहाँ उनके बड़े नेताओं ने चुनाव भेजा है। लेकिन जब आप अपनी फील्ड में उतर गए हैं तब आपने हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ क्या किया, तब आपने हिमाचल प्रदेश के बच्चों के साथ क्या किया, इन सब को देखते हुए मैं ये बोलता हूँ कि वो एक असफल सांसद रहे हैं। हमेशा आज भी 4 दफ़ा के वो सांसद रह लिए हैं, आज भी वो मोदी जी का ही गुणगान करते हैं। मुझे ये बताइए, उनको अपना भी बताना चाहिए ना कि उन्होंने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए क्या किया, जहाँ उन्होंने हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए क्या किया। इस तरीके से आपने कहा कि ये चुनाव जो हैं वो कैंडिडेट से ज़्यादा जो है वो पार्टी के सिंबल पर काफ़ी महत्वपूर्ण रोल रखते हैं। ऐसे में आपने बताया कि उप मुख्यमंत्री जो है मुकेश अग्निहोत्री वो इसी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसी संसदीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं। दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस संसदीय क्षेत्र में लोगों में एक नारा गूंज रहा है, 1 वोट पीएम को, 1 वोट सीएम को। तो ये क्या है? मैं ये बोलना चाहूँगा, ये नारा गूंज नहीं रहा है, ये नारा बनाया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त जो पिछले जो 9 विधायक, 6 विधायक कांग्रेस के और 3 विधायक इंडिपेंडेंट्स, जब ये इनको खरीदा गया, जब खरीदो फोक्त हुई, जब सरकार को गिराने की कोशिश हुई, जिस सरकार को मैंडेट 5 साल का दिया, 14 महीने के अंदर आपसे ये झेला नहीं गया कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार थी वो अपनी 5 गारंटियाँ जो है पूरी कर चुकी हैं। और उसमें ओपीएस आता है, उसमें 1500 की पेंशन आती है, उसमें दूध के रेट्स को बहुत ज़्यादा अप करने का आता है। ऐसी 5 गारंटियाँ जो उन्होंने पूरी की। जब वो गारंटियाँ पूरी हो रही थी तो इनको लग रहा था कि हमारा जो सिंहासन है डोल रहा है, तो इन्होंने देखा कि क्यों ना खरीदो फोक्त की जाए और सरकार सत्ता में आए। क्योंकि आज आप देखिए कि भाजपा का जो सत्ता मोह है वो इतना ज़्यादा बढ़ गया है। मैं अपने प्रदेश की बात नहीं करूंगा, आप बॉम्बे की बात, महाराष्ट्र की बात देखिए। आप वहाँ पे ऑपरेशन लोटस सफल हुआ, इन्होंने मध्य प्रदेश में ऑपरेशन लोटस सफल किया और भी स्टेट्स में इन्होंने किया, क्योंकि ये सत्ता के बिना नहीं रह पाते और पैसे के दम पे राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि जैसे ही वो गए, सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनके साथ जो बाकी विधायक थे सारे, उसमें उप मुख्यमंत्री भी थे, उन्होंने सब ने मिलकर उस जो वो भी एक तरह से आपदा थी कांग्रेस के ऊपर, उसको बड़ी बहादुरी के साथ उसको वो अटेंड किया और बहादुरी के साथ लड़े और
सरकार को स्टेबल किया। आज आप देखिए 62 की संख्या है, 62 में से 34 हमारे पास है। और अभी भी जो वो है वो ये बोलते हैं कि नहीं 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 4 जून के बाद तो सरकार हमारी भी बनने जा रही है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप लोगों के साथ इतना झूठ क्यों बोलते हैं? आप अगर 6 की 6 भी जीत जाएंगे तब भी आप सरकार नहीं बना पाएंगे, तब भी आप 34 तक नहीं पहुंच पाएंगे, और 3 को भी जोड़ ले तब भी नहीं मतलब वो पहुंच पाएंगे। जी, जिस तरीके से जो ये सियासी उठापटक है, राजनीतिक पशुपेश की स्थिति बनी हुई है, इस बीच में उपचुनाव जो हैं वो इस लोकसभा चुनावों के साथ साथ हैं, आपके इस मैच में खलल तो नहीं डाल रहे? देखो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप लड़ाई लड़ते हैं उसमें अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं उसमें प्लस माइनस भी होता है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जब वर्कर्स आपका चुनाव आपको जिताते हैं वो आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। जब जनता ही ये सोच ले कि हमने चुनाव में किस पार्टी को जिताना है, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो जो बड़ी बड़ी धन लालच दे लें, चाहे कोई बड़ी बड़ी बातें कर लें, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। और मैं आपको दावे के साथ आज आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने ऑपरेशन लोटस करके सरकार को बदलने की कोशिश की, इसका नुकसान इनको इतना होने वाला है, आप ये मान के चलिए कि हम छक्का भी लगाएंगे, हम चौका भी लगाएंगे। दूसरी तरफ बात करें, आपके लिए ये चुनाव जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार पिछले 4 इलेक्शंस से जो है, बाई इलेक्शन भी उनमें एक है, अनुराग ठाकुर जीतते आ रहे हैं। और 2019 के चुनावों की अगर बात करें तो लगभग 4 लाख का मार्जिन जो है वो काफ़ी बड़ा मार्जिन माना जाता है। अब 2024 का रन है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के बीच जो है वो काफ़ी अच्छा रिलेशन है, कई मंच से जो है उनकी तारीफ़ कर चुके हैं। तो ऐसे में क्या ये समझा जाए, जिस तरीके से ये नारा जो चल रहा है, कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं? मैं अगर अच्छे रिलेशन की बात करूं तो मेरा अच्छा रिलेशन सतपाल सत्ती जी से भी है। लोग बोलते हैं कि ये भाई भाई हैं। मैं अच्छे रिलेशन की बात करूं तो मेरा अच्छा रिलेशन वरिंदर कंवर जी से भी है। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो वोट मुझे डलवाने वाले हैं। जो टीम दो टीमें होती हैं, अगर इसका मतलब ये